यस। नमस्कार साथियों, मौलिक अधिकार पर हम चर्चा कर रहे थे और जो अनुच्छेद हमने पढ़े थे उसी अनुच्छेद से आगे आज हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ लिया था मौलिक अधिकारों की शुरुआत किस तरीके से हुई थी, क्या क्या बातें हो रखी थी मौलिक अधिकार से संबंध, वो सारी चर्चा हम लोगों ने की है। उसके अलावा हमने पढ़ा था अनुच्छेद 12 जिसके अंदर राज्य शब्द की परिभाषा और राज्य शब्द से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते बनते हैं, वो सारी चर्चा की थी। फिर अनुच्छेद 13 हमने पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार दे रखा कि ऐसा कोई भी कानूनी आदेश बन जाए या विधि बन जाए जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करे, ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है कि उसको न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है, उस विधि का समीक्षा कर सकती है, उसको असंगत ठहरा सकती है। अधिकार दे रखा था सर्वोच्च न्यायालय को। फिर इसके बाद हम लोगों ने अनुच्छेद 14 को बहुत बारीकी से देखा था कि किस तरीके से इसके अपवाद हैं, कौन कौन सी बातें हैं, वो सारी हम लोगों ने चर्चा की थी। आज उसी से आगे यानी कि अनुच्छेद 15 की हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो, जो हमारा टॉपिक था वो तो आप सबको पता ही चल रहा है, मौलिक अधिकार। कौन सा? मौलिक अधिकार। अब देखो, मौलिक अधिकार का टॉपिक चल रहा था और हमने अनुच्छेद 12 पढ़ लिया था, अनुच्छेद 13 पढ़ लिया था, अनुच्छेद 14 पर हमने बहुत विस्तृत तरीके से बात कर ली थी। अब अगला जो अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद 15। कौन सा? अनुच्छेद 15। अब देखो, अनुच्छेद 15, अब यहां से किस प्रकार से क्वेश्चन और यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर वहां पर गलती हो जाती है, तो हमें वो गलती नहीं करनी, हमें आराम से समझना है। इधर देखो, अब अनुच्छेद 15। अब अनुच्छेद 15 में कुछ एक आधारों की बात की गई। किसकी बात की गई? कुछ एक आधारों की बात की गई है, जैसे धर्म, मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अब देखो, अनुच्छेद 15 में सबसे पहला कि यहां से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो आपको जो ये 5 आधार दिए गए कि एक बार इसको समझो, फिर बात करते हैं कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। किसी तरीके से कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब ये बात किसमें रहेगी? अनुच्छेद 15। ठीक है। अब देखो, यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सबसे पहले कि अनुच्छेद 15 में जो आधार है उनका सही कर्म है। क्या है? सही कर्म कौन सा? तो जो यहाँ पर लिखा है, 1 नंबर धर्म, 2 मूलवंश, 3 जाति, 4 लिंग और 5वां जन्म स्थान। ये जो 5 आधार बताए गए आपको इसी तरीके से याद रखना। ऐसे नहीं कि धर्म आपको 5 याद रखने, ऐसे नहीं कि आपने धर्म लिख लिया, फिर जन्म स्थान ले लिया, फिर जाति, फिर मूलवंश, फिर लिंग। इस तरीके से आपको याद नहीं रखना, वहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कि कौन सबसे पहला कि अनुच्छेद 15 में कौन कौन से आधारों की बात की गई है, तो आप बता दोगे धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान, इन 5 आधारों की बात की गई। इनके आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर दूसरा, इनके कर्ण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। सीक्वेंस कौन कौन सी है? तो सबसे पहला धर्म, फिर मूलवंश,
फिर जाति, लिंग और जन्म स्थान। ये 5 आधार आपको इसी तरीके से याद रखना ताकि आपसे कर्म का भी क्वेश्चन पूछे तो भी आ जाए और यदि आधारों की बात आए तो भी आपका क्वेश्चन सही हो जाए। आपको जब याद ही रखना तो आप इसी तरीके से याद रखना, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो एक शब्द मैंने काम लिया है नागरिक शब्द। कौन सा शब्द? नागरिक। अब ये जो नागरिक शब्द मैंने काम में लिया है ये क्यों? यहाँ पर मैं व्यक्ति भी लिख सकता लेकिन नहीं, क्योंकि अनुच्छेद 14 हम लोगों ने पढ़ा था, वहां पर मैंने लिखता नागरिक शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया, वहां मैंने सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति शब्द ही लिखा था। कौन सा शब्द लिखा था? व्यक्ति शब्द। तो अब यहाँ पर मैंने नागरिक लिखा, इसका मतलब समझो आप। भारतीय यानी कि ये जो अनुच्छेद 15 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जो नागरिक है उन्हीं को प्राप्त है। किनको प्राप्त है? जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं नागरिकों के अनुच्छेद 15 प्राप्त है। भारत के जो नागरिक नहीं है उनको ये अनुच्छेद प्राप्त नहीं है। अब देखो कुछ एक अनुच्छेद है जो केवल सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। किनको प्राप्त है? वो भारतीयों को ही प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 15 ये किसको प्राप्त है? सिर्फ और सिर्फ जो भारत के नागरिक हैं उन्हीं को प्राप्त है। इसलिए मैंने व्यक्ति की जगह यहाँ पर कौन सा शब्द काम लिया है? नागरिक। यदि यहाँ पर व्यक्ति लिख लेता तो व्यक्ति के अंदर जो विदेशी हैं वो भी शामिल, जैसे कि हमने पढ़ा था कि कानून के समक्ष समानता, कि कानून के समान सभी व्यक्ति क्या होंगे? समान। वहां पर मैंने शब्द काम में लिया सभी व्यक्ति। अब इसका मतलब भारत के नागरिक भी आ गए और भारत के अलावा जो विदेश है वो भी इसमें शामिल हो गए। अब देखो अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, ये जो 5 अनुच्छेद हैं ये केवल और केवल किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। केवल और केवल भारतीयों को प्राप्त है। इनके अलावा जो भी सारे अनुच्छेद हैं वो भारतीयों को भी प्राप्त हैं और भारतीयों के अलावा जो भी विदेशी राज्यों के हैं उनको भी प्राप्त है। किनको प्राप्त है? विदेशी राज्यों को। और ये जो मौलिक अधिकार हैं ये जो शत्रु देश होते हैं उनको प्राप्त नहीं होते, उनको प्राप्त नहीं होते, ठीक है। तो ये याद रखना, कई बार ऐसा भी पूछ ले निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, तो आप याद रखना अनुच्छेद 15, 16, 19, 30, 29 और 30। ये जो 5 अधिकार है सिर्फ और सिर्फ जो भारत देश के नागरिक है उन्हीं को प्राप्त है। इसलिए मैंने यहाँ पर कौन सा शब्द लिखा? नागरिक शब्द। कि भारत का जो भी नागरिक है उसके साथ धर्म यानी कि वो किसी भी धर्म का है कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मूल्यों से नहीं, वो किसी भी नस्ल का है उसके आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो किसी भी जाति का है कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ किसी जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग वो मेल है या फीमेल है इसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और जन्म स्थान यानी कि उसका जन्म कौन सी जगह पर हुआ है, 5 आधारों के आधार पर राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। अब देखो हम बार बार जब अनुच्छेद पढ़ते हैं कि राज्य के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य वैसा नहीं करेगा, जो भी अनुच्छेद पढ़ते हैं सब नहीं आता। तो कई बार यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है कि जो मौलिक अधिकार है इन मौलिक अधिकार की जो नेचर यानी कि प्रकृति है वो किस तरीके से, तो वो निषेधात्मक है। कैसी है? निषेधात्मक। ये चीज याद रखना कि मौलिक अधिकारों की जो प्रकृति है वो कैसी है? निषेधात्मक। क्योंकि हम पढ़ते हैं कि राज्य ऐसा नहीं करेगा, राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है, रोजगार के समान अवसर उपलब्ध कराएगा, राज्य किसी के साथ रोजगार को लेकर कोई भेदभाव नहीं करेगा, राज्य छुआछूत की समाप्ति करेगा, ठीक है, इस तरीके से है। तो मतलब प्रकृति कैसी होगी इसकी? निषेधात्मक होगी, ठीक है। और ये जो 5 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को ही प्राप्त हैं, अन्य किसी दूसरे को प्राप्त नहीं। यहां से पहली चीज तो याद रखने वाली 5 आधार कौन कौन से अनुच्छेद 15 में, ये हो गए धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान।
दूसरा यहाँ से कर्म से संबंधित क्वेश्चन की इनका सही कर्म कौन सा है, तो वहां पर भी जो पूछा जाता है यही है। अब देखो अनुच्छेद 15(1), जो अनुच्छेद 15(1) है उसमें तो ये बात दे रखी है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ ये जो 5 आधार है इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। समझ गए ना? ये किस में लिखे गए हैं? अनुच्छेद 15(1) में लिखा गया। किस में लिखा गया? 15(1) में। अब देखो अनुच्छेद 15(2) क्या कहता है? अनुच्छेद 15(2), ठीक है। अब अनुच्छेद 15(2) में क्या लिखा गया? 2 में लिखा गया है कि दुकान, चाहे कोई भी दुकान हो, चाहे भोजनालय हो, होटल हो, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान हो, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, इसके अलावा सनाना घाट, ठीक है। इसके अलावा खेल के मैदान, तालाब, कुएं और सड़क। ये बात दे रखी, किस में दे रखी है? 15(2) में। अब 15(2) में दे रखा है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को नहीं रोकेगा। प्रवेश को नहीं रोकेगा, कौन कौन सी जगह पर प्रवेश को नहीं रोकेगा? तो दुकान पर, कोई भी दुकान, वहां पर ऐसा नहीं है कि भाई तू इस जाति का है या तेरा ये लिंग है तो हम क्या नहीं करेंगे, तुझे दुकान में प्रवेश नहीं करेंगे, तो उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा है भोजनालय, होटल। मान लो कोई भी होटल है तो वहां पर आपसे ऐसा नहीं बोल सकता है कि आपको प्रवेश वर्जित है, तो राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि जो 5 आधार हमने पढ़े थे 15(1) में, उनके आधार पर तो भेदभाव होगा नहीं। फिर किसी भी दुकान, भोजनालय, होटल या जो सार्वजनिक मनोरंजन के स्थल है, जितने प्रकार के, वहां पर भी किसी का प्रवेश नहीं रोका जाएगा। इसके अलावा जो भी सनाना घाट है वहां पर ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ उच्च जाति के लिए है या निम्न जाति के लिए है, तो ऐसा वहां पर कोई प्रावधान नहीं है। तो राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि कोई भी सनाना घाट है वहां पर सभी के लिए समान व्यवस्था है। फिर खेल के मैदान है। अब खेल के मैदान में भी ऐसा नहीं कि सिर्फ उच्च वर्ग के लोग ही खेलेंगे या निम्न वर्ग के लोग खेलेंगे या सिर्फ पुरुष खेलेंगे, ठीक है। तो वहां पर सबका बराबर अधिकार है, वहां पर भी किसी का प्रवेश नहीं रोका जाए। इसके अलावा अगला है तालाब, तो तालाब पर भी किसी को ना रोका जाए, प्रवेश की अनुमति सबको होगी। फिर कुएं और सड़कें, ये बातें दे रखी है। किसमें दे रखी है? अनुच्छेद 15(2) में ये बातें दे रखी हैं कि यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के प्रवेश को नहीं रोका जाएगा, कि राज्य ऐसी व्यवस्था करे कि इन पर जो भी हैं प्रवेश नहीं रोका जाएगा व्यक्तियों का। आजकल, पहले तो, अब तो थोड़ा कम है, लेकिन पहले आप लोगों को पता है कि जो भी दुकान होती थी नाई वगैरह की, तो वहां पर ऐसा देखा जाता था कि उच्च वर्ग के लोग यहाँ पर सिर्फ बाल कटवा सकते हैं, निम्न वर्ग के लोग आते हैं तो उनको कहते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए बाल काटने की व्यवस्था नहीं है, तो उनको वापस लौटा दिया जाता था। अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन पहले ऐसा अक्सर देखा जाता था, ठीक है। तो इस तरीके से किसी को भी नहीं रोक सकते, सबको प्रवेश की समान अनुमति देता है। कौन सा? अनुच्छेद 15(2), ठीक है। 15(1) में तो वो 5 आधार थे और 15(2) में ये दे रखा है कि इसमें किसी के साथ ऐसा नहीं है कि प्रवेश रोक दिया जाए, प्रवेश नहीं रोका जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला जो हमारा अनुच्छेद आता है 15(3), कौन सा आता है? 15(3). अब देखो अनुच्छेद 15(3) में कौन सी बात दे रखी है?
अनुच्छेद 15(3). अनुच्छेद 15(3) में ये बात ये रखी है कि राज्य महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष नियम बना सकता है। विशेष नियम बना सकता है। आप लोगों को पता, महिलाओं को जो आरक्षण दिया जाता है, क्या ये 15(3) में बात दे रखी है कि महिलाओं के या बच्चों के लिए क्या कर सकता है, राज्य अलग से कोई नियम बना सकता है, उनका उत्थान कर सकता है, उनके विकास के लिए राज्य क्या कर सकता है, अलग विशेष नियम बना सकते हैं। ये बात किसमें दे रखी है, अनुच्छेद 15(3) में ये बात दे रखी है। तो याद रखना अनुच्छेद 15(3) की बात कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रकार के नियम बना सकता है उनके विकास के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद एक मेरे ख्याल से जो अगला है अनुच्छेद की धारा, अनुच्छेद 15 की धारा 4, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों को थोड़ी याद रखने की आवश्यकता है। अब देखिए अनुच्छेद 15 की धारा 4, इसको थोड़ा सा समझना। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना। अब देखो, एक लड़की थी जिसका नाम था चंपाकम दोराइजन। ठीक है, चंपाकम दोराइजन ये एक लड़की थी और इसी का एक मामला था जिसके आधार पर ये संविधान का जो अनुच्छेद 15 है, इस 15 की धारा 4 जोड़ी गई थी। कौन सी धारा जोड़ी गई थी, 15, यानी कि ये मूल संविधान में नहीं थी। जो हमने 3 पढ़ी थी वो मूल संविधान में धाराएं थी, लेकिन 15 की जो ये 4 धारा हैं वो इस मामले के बाद जोड़ी गई थी। ये कहाँ की थी, मद्रास की एक लड़की थी। अब देखो, इसने क्या किया था, शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए गई थी, लेकिन इसको प्रवेश नहीं मिला था, जाति के आधार पर प्रवेश इसको नहीं मिला था। तब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया और एक मामला बन गया। तो आप याद रखना, चंपाकम दोराइजन बनाम मद्रास राज्यवाद, क्योंकि ये कहां की रहने वाली थी, मद्रास की रहने वाली थी, और जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की बात की थी किसमें, शिक्षण संस्थाओं में। ठीक है, तो वहां पर इसको प्रवेश नहीं मिला, तब इसने मामला सुप्रीम कोर्ट में, कहां पर गया था मामला, सुप्रीम कोर्ट में। जब ये चंपाकम दोराइजन का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना थी, ये बात कही थी कि जाति शिक्षण संस्थाओं में जातिगत कोई भी आरक्षण ये नहीं दिया जाए, यानी कि जाति के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जाएगी। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी बात कही थी कि शिक्षण संस्थाओं में जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है, 15(4) की धारा बाद में जोड़ी गई। अभी तो क्यों जोड़ी गई उस संदर्भ में बात करें। ठीक है, अब ये जो चंपाकम दोराइजन का मामला था सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि शिक्षण संस्थाओं में जाति के आधार पर, किसके आधार पर, जाति के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा, कोई भी आरक्षण नहीं दिया जाएगा। अब ये बात बोल दी। अब शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण जरूरी था,
शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण जरूरी था, क्योंकि समाज के ऐसे अनेक वर्गों के लोग बैठे हैं जिनको शिक्षा सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, जिनको शिक्षा सही तरीके से नहीं मिल रही। समझ रहे हो बात? तो उन लोगों के लिए ये शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण बहुत ही जरूरी था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला यहाँ क्या कर दिया, बंद कर दिया। लेकिन जब ये महसूस किया गया कि समाज के ऐसे अनेक लोग हैं जो सामाजिक रूप से भी पिछड़े और शैक्षणिक रूप से भी पिछड़े हैं, तो उन लोगों के लिए क्या किया जाए, कुछ एक आरक्षण की व्यवस्था की जाए। क्या की जाए? आरक्षण की व्यवस्था की जाए। जब ये बात सरकार के सामने आई, तब सरकार ने संविधान में एक संशोधन किया था। क्या किया था? संविधान में एक संशोधन किया था, और वो था संविधान का प्रथम संविधान संशोधन। कौन सा था? प्रथम संविधान संशोधन। और प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था आप सबको बताइए, क्योंकि अनुसूचियां जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसके द्वारा भी अनुसूची 9 जोड़ी गई थी भारतीय संविधान में। तो जो प्रथम संविधान संशोधन था 1951, इस मामले को नजर रखते हुए या इन मामले को देखते हुए ये संविधान में क्या किया गया था? संशोधन किया गया था, प्रथम संविधान संशोधन। जब ये संशोधन किया गया था तब यहाँ पर एक बात लिखी गई थी। क्या लिखी गई थी? एक बात। और जो बात है वही धारा जोड़ी गई थी संविधान के अनुच्छेद 15(4) में। कौन सी? 15(4) में। अब देखो कौन सी बात यहाँ पर जोड़ी गई थी, वो चीज आप थोड़ी सी याद रखो। अब देखो इसमें जो संशोधन हुआ था, इसमें ये बात जोड़ी थी कि सामाजिक, कौन सी बात? ध्यान से समझना तो समझ में आ जाएगा। सामाजिक, और दूसरे यहां पर लिखा था शैक्षणिक। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की गई। अब इधर ध्यान दो, इसको आराम से समझो। दोहराए वाला मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जाति के आधार पर कोई भी आरक्षण आप लोगों को नहीं दिया जाएगा। तब संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किया गया था 1951 में, और उसके द्वारा, इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 15 में कौन सी धारा जोड़ी गई थी? धारा 4 जोड़ी गई थी। और ये जो धारा 4 जोड़ी गई थी, इस धारा 4 में कौन सी बात कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो भी पिछड़े हैं और उनके साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो भी हैं, उनको शिक्षण, जो सामान्य प्रकार की शिक्षण संस्थाएं हैं, वहां पर क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। क्या दिया जाए? आरक्षण दिया जाए। अब ये बात 15(4) में जोड़ दी। फिर आप लोग पूछोगे कि सर ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े कौन कौन है? फिर आप क्या पूछोगे कि सर ये सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े कौन कौन है? तो देखिए, ये जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, कौन कौन हो सकते हैं, इनका तो उल्लेख संविधान में कहीं पर भी
नहीं बनता। लेकिन अब कौन कौन है इसके संदर्भ में राष्ट्रपति सामाजिक, ध्यान से समझो, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े कौन कौन है या किन को शामिल किया जाए, इनके संदर्भ में तो संविधान में कहीं पर उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन इनकी जानकारी के लिए अनुच्छेद 340 के तहत, याद रखना बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। अब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े कौन कौन है, इसके लिए अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, एक आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करता है। राष्ट्रपति क्या करता है, एक आयोग का गठन करता और वही आयोग निश्चित करता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोग कौन कौन हो सकते हैं। तो इस बात का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 340 में किया गया है और अनुच्छेद 340 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेगा, जो आयोग और वही आयोग क्या करेगा, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े कौन कौन है इनके बारे में कुछ नियम तय करेगा। ये बात लिखी गई है, किसमें लिखी गई, अनुच्छेद 340 में। अब देखिए, यदि हम सीधे तरीके से इनको थोड़ा सा यदि हम समझना चाहिए कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े कौन कौन है या किन को इनमें शामिल किया जाता है, तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए। सामाजिक जैसे जो निम्न तबके के लोग हैं, जिनका शुरुआत से शोषण होता आ रहा, उनको कहा जाता है कि आप यहाँ नहीं बैठ सकते हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। यदि कहीं पे देखा होगा आपने, अक्सर गांवों के अंदर देखा जाता है कि जो निम्न जाति के लोग आते हैं, ठीक है, तो उनके साथ वो अलग व्यवहार किया जाता है, उनको नीचे बिठाया जाता है, इस तरीके से व्यवहार किया जाता है। तो वो सामाजिक रूप से पिछड़े आ गए। किस रूप से पिछड़े आ गए, सामाजिक रूप से, क्योंकि उनका कुछ अधिकार है नहीं, ठीक है, उनका वो सामाजिक पिछड़ों की श्रेणी में आ गए। अब शैक्षणिक पिछड़ों में वो हैं जिनको शिक्षा में कोई विशेष योगदान नहीं है या उनका शिक्षा का विकास इतना नहीं हुआ है, लेकिन वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये सारी कंडीशन को ध्यान में रखकर उनको किस श्रेणी में रखा जाएगा, शैक्षणिक रूप से पिछड़ा। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इन सब वर्गों के लोगों को क्या होगा, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब देखो ध्यान से समझना, 15(4) में शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की बात कही गई है, जबकि 16(4) हम पढ़ेंगे, उसमें कहा गया था कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था। यहाँ पर कई बार हम कंफ्यूजन हो जाता है कि सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात आए तो हम 15(4) करते तो गलत हो जाता है। सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण की बात है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) में लिखी गई है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 15(4) में सिर्फ और सिर्फ किसमें, शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था का प्रावधान किया गया। और ये प्रावधान भी किस तरीके का, सामान्य जो शिक्षण संस्थाएं होती है, इन्हीं की ऐसे बोल सकते हैं, जो छोटी सामान्य शिक्षण संस्थाएं होती है सामान्य प्रकार की, उन्हीं सामान्य प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में ही क्या किया जाता है, आरक्षण की बात की गई। अब इसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम बाद, यानी कि कुछ सालों बाद क्या होता है, एक मामला उठता है वापस, ठीक है। अब आंदोलन होता है, हड़तालें होती हैं, क्या होता है, आंदोलन। अब जो आंदोलन होता है वो ये होता है कि सरकार के खिलाफ कि आपने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को शिक्षण संस्था में आरक्षण तो दे दिया, लेकिन आपने आरक्षण किस में दिया है, सामान्य प्रकार की शिक्षण संस्था में दिया। जो उच्च स्तर की शिक्षण संस्था है वहां पर तो हमें कोई आरक्षण है ही नहीं। उच्च स्तर की जैसे IIT है, IIM है, इस तरीके से आपने वहां पर तो हम उच्च स्तर की शिक्षण संस्था में आरक्षण की बात नहीं की। तब इसके बाद सरकार ने और संविधान संशोधन किया और संविधान संशोधन करके उसमें संविधान के अनुच्छेद
15 में एक 5वीं धारा जोड़ी गई थी। कौन सी धारा जोड़ी गई थी? 5वीं धारा। अब देखो 5वीं धारा कौन सी जोड़ी गई और उसमें क्या लिखा गया था? ठीक है, अनुच्छेद 15 में कौन सी धारा जोड़ी गई थी? 5वीं धारा। और ये संविधान में कौन से अनुच्छेद के द्वारा जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो आप लोग याद रखिए, संविधान संशोधन हुआ था 13वां संविधान संशोधन। कौन सा? 13वां संविधान संशोधन। जो ये 13वां संविधान संशोधन है, ये 2005 में हुआ था। कब हुआ था? 2005 में ये संशोधन हुआ, लेकिन ये संविधान संशोधन 2006 में पारित हुआ था। 2006 में क्या हुआ था? पारित हुआ। याद रखना, 13वां संविधान संशोधन 2005 में हुआ था, लेकिन ये पारित कब हुआ था? 2006 में ये क्या हो गया था? पारित हो गया था। और इसी संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुच्छेद 15 में ये जो 5वीं धारा जोड़ी गई थी, कौन सी धारा जोड़ी गई थी? 5वीं धारा जोड़ी गई थी। जबकि अनुच्छेद 15 में 4थी धारा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो संविधान का जो सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951, उसके द्वारा अनुच्छेद 15 में कौन सी बात? धारा 4 जोड़ी गई थी। और ये जो धारा 5 है, ये 13वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 2005 में, लेकिन पारित कब हुआ था? 2006 में हुआ था। तो ये आप थोड़ी सी बात याद रखना। अब ये 5वीं धारा जोड़ी गई थी। जिस तरीके से हमने देखा था कि जो 4थी धारा थी, उसमें ये बात कह रखी थी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के जो लोग हैं, उनको सामान्य शिक्षण संस्थाओं में क्या दिया जाएगा? प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वो सामान्य थी। अब यहाँ पर कहा था कि जो उच्च स्तर के हैं शिक्षण संस्थान, वहां पर क्या दिया जाएगा? प्रवेश में आरक्षण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? आरक्षण। उच्च स्तर जैसे IIT है, IIM है, इस प्रकार की जो उच्च स्तर की शिक्षण संस्था है, उनमें प्रवेश की बात कही गई थी। कौन से अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 15 की धारा 5 में। और शर्त लोग वही थे जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या थे? शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए उच्च स्तर के शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। क्या की जाए? आरक्षण की व्यवस्था की जाए। और ये बात 13वां संविधान संशोधन 2005 और 2006 में पारित था, उसके द्वारा ये जोड़ दी गई थी कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, उनको उच्च स्तर के जो भी शिक्षण संस्थान है, वहां पर भी प्रवेश की क्या दे दी जाएगी? आरक्षण की व्यवस्था कर दी जाएगी उनमें प्रवेश के समय। अब देखो, फिर इसके बाद इसकी धारा एक और जोड़ी गई थी। अनुच्छेद 15 में एक धारा और जोड़ी गई थी। अब वो धारा कब जोड़ी गई थी? और मेरे ख्याल से वहां से क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को, क्योंकि वो धारा हाल फिलहाल में जुड़ी है, यानी कि नवीनतम धारा जोड़ी गई है। अब देखो, अनुच्छेद
15 में जो धारा 6 जोड़ी गई, कौन सी धारा? धारा 6 वो जोड़ी गई थी 103वां संविधान संशोधन, 103वां संविधान संशोधन। अब 103वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो ये जो संविधान संशोधन है ये हुआ था 12 जनवरी 2019 को। कब हुआ था? 12 जनवरी 2019 को ये 103वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कौन सी धारा जोड़ी गई थी? धारा 6 जोड़ी गई। कौन सी धारा जोड़ी गई थी? धारा 6 जोड़ी गई थी। अब इसमें ये धारा 6 जोड़ी और जो धारा जोड़ी गई थी, इस धारा में क्या प्रावधान किया गया था? तो अब देखो इसमें कौन सा प्रावधान किया गया था, यानी कि इसमें क्या लिखा था? अब देखो इसमें लिखा था कि आर्थिक रूप से पिछड़े, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थाओं में %10 आरक्षण होगा। अब देखो यहाँ पर कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की जा रही है? 10%। कितने प्रतिशत? 10% आरक्षण की बात कही गई है। किसमें? अनुच्छेद 15 की धारा 6 में, जो कब जोड़ी गई थी? 103वां संविधान संशोधन जो 12 जनवरी 2019 को हुआ था, उसमें ये जोड़ा गया था कि आर्थिक रूप से जो भी पिछड़े लोग हैं उनको शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण होगा। क्या होगा? 10% आरक्षण की। मेरे ख्याल से ये आप याद रखना, नया जुड़ा है, याद तो वैसे आपको सभी रखना, लेकिन इसको समझना कि आर्थिक रूप से पिछड़े, यहाँ पर किसे, यहाँ पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से क्या उल्लेख नहीं है, यहाँ पर आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थान कितने प्रतिशत आरक्षण की बात? 10% आरक्षण होगा। कितना प्रतिशत आरक्षण होगा? 10% आरक्षण होगा। ये बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 15 की धारा 6। अब देखो एक बार फिर से समझो, अनुच्छेद 15(1) में क्या कहा गया था कि 5 आधार बताए कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 की 1 में था। और 15(2) में था कि दुकानें जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान है, खेल के मैदान है, होटलें हैं, रेस्टोरेंट हैं, सनाना घाट है, ठीक है, तालाब हैं, कुएं हैं, सड़कें हैं, वहां पर सबको प्रवेश की क्या है? अनुमति। वहां पर किसी को रोका नहीं जा सकता। फिर 3 में लिखा गया था, अनुच्छेद 15 की धारा 3 में, कि राज्य महिलाओं व बच्चों के लिए क्या कर सकता? विशेष नियम बना सकता। ये धारा लिखी गई थी। फिर इसके बाद अनुच्छेद 15 में जो चौथी धारा जोड़ी गई थी, वो कब जोड़ी गई थी? संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, उसके द्वारा जोड़ी गई थी। और कौन से मामले के द्वारा जोड़ी गई थी? चंपाकम दोरायजन बनाम मद्रास राज्य का मामला था, उसके द्वारा ये जोड़ा गया था कि उस समय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया था कि जाति के आधार पर कोई आरक्षण नहीं, लेकिन फिर ये विचार सामने आया कि ऐसे अनेक वर्गों के लोग हैं जो क्या है? सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। यदि उनके लिए कुछ नहीं किया गया तो और से अधिक पिछड़ते जाएंगे। तो इसलिए ये संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े तथा अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी शिक्षण संस्थाओं। किसमें? ये याद रखना, शिक्षण संस्थाओं की बात कर रहा। किसकी बात कर रहा? शिक्षण संस्थाओं। फिर अनुच्छेद 15 में 5वीं धारा जोड़ी गई थी। 13वां संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जो 2006 में पारित हुआ था। अब जो 2000 उससे पहले का था,
यानी कि धारा 4 वहां पर तो जो सामान्य शिक्षण संस्था है वहां पर प्रवेश आरक्षण था, लेकिन ये जो 13वां संविधान संशोधन किया गया था इसमें ये कहा गया जो उच्च, ठीक है। अब देखो पहले 5वीं जोड़ी गई थी जिसमें यह कहा गया था कि जो उच्च स्तर के सभी शिक्षण संस्थान है, इस उच्च स्तर के सभी शिक्षण संस्थाओं में क्या होगी, प्रवेश के समय जो आरक्षण है उसकी व्यवस्था की गई थी। फिर इसके बाद अनुच्छेद 15 में जो धारा 6 जोड़ी गई थी वो 103वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 12 जनवरी 2019, और जिसमें ये कहा गया था कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को शिक्षण संस्थाओं में कितने प्रतिशत आरक्षण होगा, 10% का आरक्षण होगा। ये बात कही गई थी, किसमें कही गई थी, अनुच्छेद 15 की धारा 6 में। तो दोस्तों जो आज हमने पढ़ा था अनुच्छेद 15, यदि इसमें आप लोगों को कोई समस्या हो, कोई चीज समझ नहीं आती, आप कमेंट करके बता सकते हो, और आराम से वीडियो 1-2 बार देखना और अपने नोट्स बनाना ताकि आपको सारा का सारा यहीं पर याद हो जाए, ठीक है। तो 1-2 बार देखना और आपको क्या करना, साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें अपना जो भी मत है वो जरूर बताएं। धन्यवाद साथ।